पैसे कमाने के लिए क्या ट्रेडिंग करना सही रहेगा? ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो आज की डेट में जितने भी यंगस्टर हैं वो सभी से पूछते हैं। और ज़्यादातर लोग उन्हें ये गाइड करते हैं कि भाई बिल्कुल भी मत करना, ट्रेडिंग बिल्कुल बेकार है, इसमें सबका लॉस होता है। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं बात सही है, लेकिन टिल कुछ हद तक। क्योंकि जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें लॉस होता है, डेफिनेटली उनका खुद का लॉस हुआ है। लेकिन रीज़न क्या है? क्योंकि जब भी हम सुनते हैं कि कोई बोल रहा है भाई स्टॉक मार्केट बेकार है, जुआ है, हम वहीं पे रुक जाते हैं एंड कहीं ना कहीं ट्रेडिंग ना करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स? क्योंकि भाई ये बहुत सिंपल है। अगर आपको मैं बताऊं कि भाई आप कार चला के दिखाओ, सो यू टेल मी, क्या आप कार चला पाओगे अगर आपको कार चलानी नहीं आती है? या फिर खैर छोड़ो, अगर आपको मैं बोलूँ कि साइकिल चला के दिखाओ, तो आप तभी चला पाओगे जब आपने पहले साइकिल चलाई है। लेकिन अगर आप सोचो डे 1 पे जब आप फर्स्ट टाइम साइकिल चला रहे थे ना, आप गिर गए थे, अगर आपको उस दिन कोई बोले कि भाई तू साइकिल मत चला, बेकार की चीज़ है, तेरी जान चली जाएगी, तो अगर आप उस दिन उसको सुन लिया होता तो क्या होता? मुझे आप बताओ। इस चीज़ का मुझे कमेंट में आंसर दो। ऑब्वियसली बात है, आप आज ना साइकिल चला रहे होते, ना कार चला रहे होते, या फिर जो भी आपके पास बाइक है वो नहीं चला रहे होते। लेकिन आप क्यों चला रहे हो? क्योंकि आपने उस दिन उस बंदे की नहीं सुनी, अपने दोस्त की नहीं सुनी, क्योंकि आपको ये चीज़ क्लियर है कि साइकिल सीखने के लिए 1-2 बार गिरना पड़ता है। तो मैं बस यहाँ पे आपको यही पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको 1-2 बार लॉस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो लॉस, इसका मतलब आप साइकिल सीखने के लिए गिर नहीं रहे हो। एंड आप चाहते हो कि मैं डे 1 से साइकिल चलाऊँ, बाइक चलाऊँ, कार चलाऊँ, एरोप्लेन चला लूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो चलो हमारी लर्निंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले स्टॉक मार्केट के बेसिक समझाता हूँ। अगर आपने ये समझे तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, चाहे ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, उन सब में प्रॉफिट कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपका फाउंडेशन क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन उन चीज़ों को आपको पूरा का पूरा कंपेयर करना है किसी ऑप्शन के साथ, ठीक है? अब चाहे आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करो या फिर ऑप्शन सेलिंग करो, डजेंट मैटर, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहने वाला है। सो मैं एग्जांपल यहाँ पे बस एक चीज़ का लूँगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर, ठीक है? अब यहाँ पे आपको एक कहानी बना के चलना है, अपने दिमाग में सोचते जाओ, जो आपको मैं बोलूँगा उसको विजुलाइज करो। सो एग्जाम्पल ले लो कि आप अभी हो गोवा के अंदर, ठीक है? मैं खुद गोवा में रहता हूँ, इसलिए गोवा का एग्जाम्पल देता हूँ। सो गोवा के अंदर ज़्यादा क्या है? हाँ, वो मुझे पता है, सब लोग अल्कोहल बोलेंगे, लेकिन एग्जांपल ले लेते क्योंकि यहाँ पे समुंदर है, बीचेस है, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है, ठीक है? एंड एक पानी की बोतल का प्राइस है RS, आप बोल के चलो 10 रुपीज़। एंड आप टूरिस्ट हो जो गोवा घूमने के लिए आए हो, एंड आपको पानी चाहिए, तो यहाँ पे ना सिर्फ एक बंदा बल्कि आपको 10 बंदे मिल जाएंगे जो पानी की बोतल बेच रहे हैं, एंड हर एक बंदा आपसे 10 रुपये चार्ज करेगा। एंड हो सकता है अगर मान के चलो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि एक बंदा खरीदने वाला है, 10 लोग बेचने वाला है, तो कोई बंदा बोल देगा ठीक है, मैं आपको ये 10 रुपये में नहीं बल्कि एक पानी की बोतल 9 रुपये में देने के लिए रेडी हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, खरीदने वाला एक है लेकिन देने वाला बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका प्राइस कम हो गया, 9 रुपये तक आ सकता है। लेकिन वहीं पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर गोवा का नहीं बल्कि राजस्थान का, ठीक है? अब राजस्थान में पानी बहुत है, मुझे पता है, मैं खुद राजस्थान से हूँ, लेकिन क्योंकि दुनिया ये सोचती है कि राजस्थान में पानी बहुत कम है, इसलिए हम वो स्टोरी लेके चलेंगे। आई नो थोड़ा बहुत फनी हो रहा है, लेकिन एग्जांपल के लिए समझो। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपका स्टॉक मार्केट बहुत स्मूथली जाने वाला है, एंड कल से ही आप शायद प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हो जाओगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जैसलमेर का। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम जैसलमेर है, जहाँ पे आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है। एंड बीच रेगिस्तान में आप दोपहर की 12 बजे वहाँ पहुँच गए हो, आसपास कहीं पानी नहीं मिल रहा है। अब आप चाहे वहाँ पे अकेले हो या अपनी फैमिली के साथ 4 मेंबर हो, आपको वहाँ पे पानी बेचने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपकी किस्मत अच्छा है, कोई एक बंदा वहाँ पे आ गया जो पानी बेचने के लिए वहाँ पहुँचा है, या फिर पानी बेचना तो छोड़ दो, शायद उसके पास पानी है, वो कुछ भी कर रहा हो, वहाँ बकरियाँ चरा रहे हो, ऊँट लेके घूम रहा हो, जो भी कुछ कर रहा है। अब वो आपको बोलेगा भाई अगर आपको पानी पीना है तो सेम बोतल जो पानी की गोवा के अंदर 10 रुपये में मिल रही है, उतने अमाउंट का वाटर मैं तेरे को 50 रुपये में दूंगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर रखना, राजस्थान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, पानी का पैसा चार्ज नहीं करते, बिल्कुल फ्री में दे देंगे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं तो सब कुछ पैसे से काम बनने वाला है। सो यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि पानी सस्ता कहाँ है, कहाँ पानी महंगा है, मैं आपको पॉइंट ये समझा रहा हूँ कि अब यहाँ पे जो आप दोपहर की 12 बजे रेगिस्तान में खड़े हो, क्या आप 50 रुपये का वो पानी खरीदने के लिए रेडी होंगे?
यस डेफिनेटली आप 50 नहीं, इसके लिए 100 रुपया भी देने के लिए रेडी हो जाओगे। एंड देट इज़ माई मेन पॉइंट। पानी आपको हर जगह मिलेगा, गोवा में भी मिलेगा, राजस्थान में भी मिलेगा, लेकिन दोनों का प्राइस डिफरेंस हो रहा है वो भी चलेगा। लेकिन मेन पॉइंट इज़ क्या जो इसको ख़रीद रहा है वो उसको हायर प्राइस पे ख़रीदने के लिए रेडी है। दैट इज़ द मेन पॉइंट। आपको बस इस पे स्ट्राइक करना है। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई एंड डिमांड का। क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की डिमांड ज़्यादा है, एक्चुअली में जो राजस्थान में बंदा घूमने के लिए आया उसको पानी की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए वो उसको ज़्यादा पैसा देने के लिए भी रेडी हो जाएगा। क्योंकि भाई को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, पसीना हो रहा है, उसको पानी चाहिए, चाहे किसी भी रेट में मिले उसको पानी चाहिए। दैट इज़ डिमांड। एंड वहीं पे जहाँ पे गोवा में बहुत लोग पानी बेचने के लिए रेडी है, एंड क्योंकि क्लाइमेट भी अच्छा है तो इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती है जितनी राजस्थान वाले बंदे को लग रही थी। तो यहाँ पे ये सेल्समैन अगर 10 रुपये से 9 रुपये ना करे तो शायद ये टूरिस्ट इसका पानी नहीं खरीदे। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे लोग अवेलेबल है जो इसको कम प्राइस में शायद बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है तो उसको पैसा कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पानी बेचने के लिए रेडी है सेम रेट पे। अगर वो पानी की रेट कम ना करें तो शायद ये टूरिस्ट इसका पानी नहीं खरीदे। दिस इज़ कॉल्ड सप्लाई। एंड ये चीज़ होती है आपके मार्केट में, चाहे कौन सा भी कॉन्सेप्ट लगा लो। आप चाहे इक्विटी में स्टॉक खरीद रहे हो, आप चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप चाहे ETFs खरीद रहे हो, चाहे कौन सी भी चीज़ कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, हर जगह सप्लाई एंड डिमांड काम करता है। लेकिन जो चीज़ आप सोच रहे हो एक्चुअली वैसे नहीं, कि कितने लोग पानी बेच रहे हैं, कितने लोग पानी नहीं बेच रहे हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कितने लोग पानी कितने रेट पे खरीदने के लिए रेडी होते हैं, दैट इज़ सप्लाई एंड डिमांड। सो आई नो आज तक आप लोगों का इस पे फोकस था कि कितने लोग कितना बेच रहे हैं, कितने लोग कितना खरीद रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे मेन चीज़ होता है कितने लोग किस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है, कितने लोग किस प्राइस पे भी खरीदेंगे नहीं, चाहे कितना भी कम कर दो। दैट इज़ द मेन पॉइंट। सो इस चीज़ को अब हम लगाते हैं हमारे ऑप्शन के अंदर, ठीक है। चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, स्टॉक खरीदो, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, हर जगह सेम चीज़ यूज़ होने वाली है। सो एग्जाम्पल लेते हैं, हम पहले ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन था जो सुबह मॉर्निंग में 9:15 को ओपन होता है 150 रुपये पे। एंड से हम लोग निफ्टी के बारे में बात करें, निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन है जो 150 रुपये पे ओपन होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन होने के बाद निफ्टी ऊपर जाती है एंड ऑप्शन का प्राइस 150 से सीधा चला गया 180 रुपीज़। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से नोटिस करो कि प्राइस 150 से 180 गया, इसका मतलब ये प्राइस महंगा हो चुका है। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे अब हम 180 पे इसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये प्राइस महंगा है। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि वापस जब ये 180 से 150 आएगा तभी हम इसको खरीद लेंगे क्योंकि तब ये प्राइस वापस सस्ता हो जाएगा या फिर ओरिजिनल प्राइस पे आ चुका है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी चीज़ को लेकर ट्रेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस ही होने वाला है। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड के नहीं, बल्कि कौन सी चीज़ को कौन से प्राइस पे खरीदने के लिए लोग रेडी है, डेट मैटर्स। एंड वो आपको कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको निफ्टी का चार्ट देख के। अब कैसे, अब आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, ये निफ्टी का चार्ट था जहाँ पे इसका एक मस्त रेजिस्टेंस था। एंड निफ्टी ने क्या किया, प्रीवियस डे पे यहाँ पे भी आके रेजिस्टेंस लिया एंड यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया। एंड आज के दिन निफ्टी वापस वहीं पे ओपन होकर रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड क्रॉस कर गई। अब इसको क्रॉस करना बोलो या फिर वापस आके रिटेस्ट भी कर लिया, फिर ऊपर जाने के लिए रेडी है। तब आप मुझे बोलो, अगर निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर दिया, वापस रिटेस्ट भी किया एंड वापस रिटेस्ट का जो हाई लगा था इसको भी तोड़ दिया है, तब मुझे बोलो कितने लोग इसको 180 में भी खरीदने के लिए रेडी होंगे? ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि भाई ये प्राइस महंगा है। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो आपका आंसर होगा यस, इसको लोग खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे क्योंकि निफ्टी का रेजिस्टेंस टूट गया है एंड हमारा चार्ट रीडिंग यही बोल रहा है कि निफ्टी और ऊपर जाएगी। तब यहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये प्राइस महंगा है क्योंकि उनको पता है ये शायद 200 रुपये भी जा सकता है, 250 भी जा सकता है। एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, कोई सप्लाई डिमांड नहीं है, कॉन्सेप्ट आता है कि क्या लोग इस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है या फिर नहीं। सो आपने यहाँ पे एक चीज़ सीखी, जब निफ्टी का चार्ट बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंडिकेटर होता है, चार्ट रीडिंग होती है, सेंटिमेंट्स होता है, सप्लाई डिमांड होता है, बहुत कुछ होता है। मैं यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट लेके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। तो आपको यहाँ पे चार्ट ने बताया कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है, तब आपको लगा कि 180 प्राइस भी कम है, ये कोई हाई नहीं है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था, निफ्टी ने रेजिस्टेंस को टच किया, वापस नीचे आया एंड आज के दिन वापस इस रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रही है एंड यहाँ से एक रेड कैंडल बना दिया, रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पाया।
तब मुझे बोलो कितने लोगों को लगेगा कि ये 180 प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, मुझे यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, इनफैक्ट मैं यहाँ पे सेल करने के लिए रेडी हो सकता हूँ। एंड मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि निफ्टी का चार्ट मुझे बोल रहा है कि मैं अपने रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं गया हूँ, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से ले रहा हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल भी बना दी, मैं यहाँ से नीचे आने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आपको ये सारे सिग्नल मिले तब आपको लग रहा है कि भाई ये 180 प्राइस बहुत ज़्यादा हुआ, अब यहाँ से प्राइस नीचे आने वाला है। इसका मतलब ये जो प्राइस है इसको कितने लोग खरीदने के लिए रेडी है, कितने लोग खरीदने के लिए रेडी नहीं है, डेट मैटर्स। एंड अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तब जाके आप ट्रेडिंग सही करने वाले हो, ना कि ऐसा कि 150 से 180 चला गया और कितना ऊपर जाएगा, या फिर 150 से 180 चला गया बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया अब यहाँ से नीचे आएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना है कि आज तो मार्केट 2% ऊपर गया और कितना ही ऊपर जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, चार्ट को तो जाके देखो, क्या पता वहाँ से 5% और ऊपर जाने का पोटेंशियल हो। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि कौन से प्राइस पे कितने लोग बाय करने के लिए रेडी है एंड कितने लोग सेल करने के लिए रेडी है। इसीलिए अगर आप गुजरात से हो या फिर थोड़ी बहुत मूवीज़ देखते हो तो जितने भी पुराने ट्रेडर्स थे 1990s के, वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि भाव भगवान छे, एंड दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ट्रेडिंग करने जाते हो तो जो मैंने आपको स्टोरी बताई गोवा एंड राजस्थान की पानी वाली, उसको याद करो कि कोई भी प्राइस कम नहीं है, 10 रुपया भी कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 50 रुपया भी कम या ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे ये फ़र्क पड़ रहा है कि जो आदमी पानी खरीदने वाला है क्या वो 50 रुपये भी खरीदने के लिए रेडी है। अगर हाँ तो वहाँ से बाइंग करो, उसका प्राइस बढ़ा दो। एंड सिमिलरली उसी तरह से ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं। अगर ऑप्शन का प्राइस 150 से 180 पे गया है, 30 रुपीज़ ऊपर गया है, इसका मतलब कोई उसको बाय करने के लिए रेडी था, इसीलिए ऊपर गया है। क्योंकि हवा में तो कुछ चीज़ें नहीं होती है, बायर एंड सेलर इक्वल होते हैं। अब कोई 180 पे बाई कर रहा है, इसको मतलब उसको कोई 180 पे सेल भी कर रहा था, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है कौन बाई कर रहा है कौन सेल कर रहा है। फ़र्क ये पड़ता है कि वहाँ पे लोग 180 पे भी बाई करने के लिए क्यों रेडी है, एंड कौन वो बंदे हैं जिन्होंने ऑलरेडी 180 पे सेल करके रखा था। ये चीज़ें आपको समझनी है। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता था एंड फिर भी आप बोलोगे कि लोग बोल रहे हैं भाई स्टॉक मार्केट में मत आना, बेकार चीज़ है, तो हाँ भाई बेकार है, क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में। जस्ट लाइक कि आपने किसी को साइकिल चलाते हुए देखा एंड बोला भाई मैं भी चलाऊंगा, एंड फर्स्ट टाइम गिर गए, फिर बोल रहे साइकिल बेकार चीज़ है। भाई साइकिल बेकार चीज़ नहीं, आपने पहले ट्राई नहीं किया है। ट्राई करोगे तो ज़रूर गिरोगे, वैसे ही ट्रेडिंग करोगे तो लॉस तो ज़रूर होगा। बस फ़र्क इतना है आप कितने डटे रहते हो, किस तरह से नॉलेज को आप हर दिन बढ़ाते जा रहे हो, एंड उसके बाद जाके आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनोगे। सो बी रेडी टू गिव योर 1 year or 2 year to become profitable trader.